का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के साथ तैयार है आपका मनी सेंट्रल। खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें हमारे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। तो शुरुआत होगी, विदेशी फूड कंपनियों को भारत में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। एफएसएसएआई नया नियम लेकर आई है। क्या नियम है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या सिर्फ डॉलर मजबूती के कारण गिर रहा रुपया या कुछ और वजह भी हैं? कहां अटक गई रूपी रूबल ट्रेड की गाड़ी? बेमौसम बारिश ने बढ़ाई सरकार की और आरबीआई की मुश्किलें। कहीं आप तो नहीं उलझ रहे महंगे कर्ज के जाल में? और फिर क्यों आमने सामने आए अमेरिका और चीन? अमेरिका और चीन में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। ट्रेड वॉर से आपको हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप याद आए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइडेन के समय में भी एक नया ट्रेड वॉर शुरू हुआ है। क्या वो ट्रेड वॉर है, क्या उसके फाइन प्रिंट्स हैं, ये सब कुछ आज अंशुमान जी हमें और आपको बताएंगे। शुरुआत पहली खबर एफएसएसएआई से। भारत में दूध, मांस और बच्चों के फूड प्रोडक्ट का निर्यात करने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में अब पंजीकरण कराना होगा। देश के फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। एफएसएसएआई ने भारत को इस तरह की फूड आइटम का निर्यात करने वाले सभी देशों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने देश की हर उस कंपनी का जानकारी मुहैया कराएं जो भारत में इस तरह के फूड आइटम का निर्यात करती है। यह नियम फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा। सर, क्यों कर रहा है खाद्य नियामक एफएसएसएआई ऐसा? शुभम, भारत के खाद्य बाजार में ये एक बड़ा रेगुलेशन गैप था। अगर आप देखें आपके आसपास तो बहुत सारे उत्पाद, खासतौर से न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में एक बड़ा हिस्सा है, बेबी फूड का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा मीट, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, पर न्यूट्रिकल्स जिनको बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं, वो विदेश से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और भारत में हेल्थ को लेके जो अवेयरनेस बढ़ रही है उसमें न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स दुनिया से इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं। और इसलिए ये एक बड़ा गैप था, क्रिटिकल गैप था कि बाजार में जो सामान मिल रहा है उस पर वो माल बेचने वाली कंपनियाँ या वो उत्पाद बेचने वाली कंपनियाँ जिनकी फैक्ट्रियाँ विदेश में हैं, उन्हें एफएसएसएआई के पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और एक किस्म से भारतीय निर्माताओं के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं था, क्योंकि भारत में बनने वाले सारे उत्पादों का पंजीकरण एफएसएसएआई के पास होता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो उस पर एफएसएसएआई का एक स्टैंप होता है जो पीछे लगा हुआ होता है। और इसलिए ये आदेश जारी किया गया है कि अब भारत में मिलने वाला कोई भी उत्पाद अगले साल के बाद तो शायद बाजार में बिकने के लायक नहीं होगा अगर वो उसका पंजीकरण एफएसएसएआई के पास नहीं कराया जाता। चलिए अब खबर लेते हैं, तबीयत पूछते हैं आरबीआई की रुपए की। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। मंगलवार को एक बार फिर से रुपए में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को रुपए में भारी गिरावट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से डॉलर की बिकवाली की गई थी, जिसके बाद रुपए में हल्की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन डॉलर की मजबूती के आगे आज एक बार फिर रुपए में दबाव देखा जा रहा है। ऊपर से आरबीआई की डॉलर बिकवाली की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और आगे बड़ी कमी आ सकती है, इसकी आशंका है। सर, रुपए की गिरावट का एक कारण केवल डॉलर की मजबूती है या आप कुछ अंदरूनी वजह भी बनती जा रही हैं जिनके कारण रुपया कमजोर हो रहा है? अब हम रुपए की गिरावट को लेकर रिजर्व बैंक की उतनी सक्रियता नहीं देख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब रुपया 82, 50, 55, 60 के पार निकलता है तब रिजर्व बैंक दखल देता है सीमित मात्रा में। उतना एग्रेसिव या उतना आक्रामक रिजर्व बैंक नहीं दिखता जो हमको 79 से 80 के सफ़र के बीच में दिखाई देता था। उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो वजह आपको शुभम ने बताई और हम लगातार कह रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब खतरनाक जोन की तरफ बढ़ रहा है, जहां अभी तक 110 बिलियन डॉलर डाले जा चुके हैं और भारत के पास 8-9 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार शेष है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको संभालना रिजर्व बैंक के बस का नहीं, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चालू खाते का घाटा। इसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जो किसी भी देश में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर होता है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 3% का लेवल, 3.1% के आसपास पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही, जो कि पिछले साल 1.2% के आसपास था, और ये 3% के उससे ऊपर निकलने की संभावना दिखाई दे रही। भारत के पिछले इतिहास, रुपए को लेकर जो भारत के पिछले ऐतिहासिक अनुभव बताते हैं, कम से कम हमारी ताज़ा स्मृतियों में दो ऐसे अनुभव हैं। एक 1991 की क्राइसिस और एक 2013 में जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी, और उन दोनों मौकों पर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 3% के आसपास पहुंच गया था और 3% से ऊपर निकल गया था, और उसका बड़ा असर भारत की विदेशी मुद्रा मजबूती पर, विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा था। अब इस बार फिर हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं
उसमें भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है और हम 3% के आसपास के चालू खाते घाटे की संभावनाएं सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से, बाकी सबकी तरफ से की जा रही हैं। अब इस घाटे को, इस चालू खाते घाटे को फिनांस करने के लिए, यानी इसकी भरपाई के लिए बहुत ज़्यादा बड़े विकल्प मौजूद नहीं है और इसलिए रुपए पर आने वाले समय में क्रमशः दबाव रहेगा। तो अब अगर आप देखें तो रुपया दोहरे तूफान में है। एक तूफान ये है कि डॉलर इंडेक्स 117, 114, 115 के आसपास 116 की तरफ जाने की बात है और दूसरी तरफ भारत का चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसलिए अब बाजार में रुपए के नए लेवल 83 और 84 के भी आने लगे हैं, यानी रुपया 83-84 तक अगले कुछ महीनों में दिखाई दे सकता है। चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास से प्रत्यक्ष रूप से अभी कोई ऐसा दखल नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि भारत के विदेश बाजार में विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाई जाए और शायद रिजर्व बैंक उस दिशा में कुछ काम करना शुरू भी कर चुका है। सर, एक सवाल बॉन्ड यील्ड पर। भारत की बॉन्ड यील्ड भी 10 साल के अगर आप देखें तो 7.5 के आसपास है। अभी हालांकि कुछ रिकवरी दिख रही है, लेकिन कल 7.53 का स्तर तक हमने देखा। आपको लगता है कि जो शेयर बाजार में कमजोरी अभी देखी जा रही है पिछले 2-3 कारोबारी सत्र से, उसकी एक वजह बॉन्ड यील्ड में ही छुपी है? उसकी एक बड़ी वजह बॉन्ड यील्ड में छिपी है। भारत के शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह भारत की बॉन्ड यील्ड है। जब भी बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट बेहतर होता है तो पूंजी शेयर बाजारों से निकलकर बॉन्ड की तरफ जाती है और अगर आप करीब से देखें भारत के बाजार को तो भारत में जो अर्निंग यील्ड्स हैं और जो बॉन्ड यील्ड है उनके बीच में अब करीब 2% के आसपास का अंतर है। अर्निंग यील्ड्स का मतलब ये कि जो अर्निंग पर शेयर पर जो यील्ड मिलती है वो 5%, 5.5% के आसपास है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मान रहे हैं। जबकि भारत में बॉन्ड यील्ड्स अभी गिरने के बाद भी 7.4% के आसपास बनी हुई है और ये बड़ी वजह है। और इसी के साथ अगर आप भारत और अमेरिका के ब्याज दरों में फ़र्क देखें तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसलिए अब भारतीय बाजार में हमें शेयर बाजारों में बॉन्ड यील्ड से का बड़ा असर और प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बदलता है, किसी दिन कच्चा तेल 96-97 के पास, 98 के पास पहुंचता है तो महंगाई का नया दबाव बाजार में बनता दिखाई देता है और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है। लेकिन फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख जारी रहेगा और इसलिए भारत की बॉन्ड यील्ड 7.5% के आसपास बने रहने के संकेत हैं। रुपए से जुड़ी एक और खबर। रुपए को मजबूती देने के लिए करीब 3 महीने पहले रिजर्व बैंक ने बैंकों को वैश्विक व्यापार रुपए में सेटल करने के लिए कहा था और इसके लिए एक प्रक्रिया भी तैयार की थी। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अधिकतर बैंक रुपए में होने वाले वैश्विक व्यापार को फाइनेंस करने से परहेज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक सिर्फ यूको बैंक और यस बैंक ने रुपए में व्यापार कराने के लिए वॉस्टर अकाउंट खोले हैं, जबकि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने इसके लिए अभी तक प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है। माना जा रहा है कि रूस से रुपए में व्यापार शुरू करने पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसलिए कई बड़े भारतीय बैंक रुपए में व्यापार से परहेज कर रहे हैं। सर, सरकार आरबीआई को, बैंकों को तैयार क्यों नहीं कर पा रही है, समझा क्यों नहीं पा रही है? ये एक बड़ी कोशिश है जो मार्च के बाद से शुरू हुई थी और अभी तक इस कोशिश को जमीन नहीं मिली है। रुपए और खासतौर से रूस के साथ रुपए और रूबल में ट्रेड को लेकर इसमें अब कई सारे जटिल पेच सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें तैयार हैं, पर जो प्रमुख बैंक हैं जिनको ये वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने हैं, यानी विदेश में जब में भारत में रुपए में कारोबार के लिए अकाउंट खोलना है, वो तैयार नहीं हो रहे हैं। उसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि इन बैंकों के साथ कारोबार को लेकर, रुपए और रूबल के कारोबार में कोई एक तीसरे बैंक को भी शामिल होना होगा जो कारोबारियों को कर्ज देगा, जिन्हें निर्यात और आयात करना है, एक्सपोर्ट फाइनेंस हम जिसको कहते हैं, जो कुछ समय के लिए दिया जाता है और खरीदारी के बाद वो पैसा वापस किया जाता है। वो सारे लेंडर्स विदेश के बैंक होंगे। वो बैंक अभी फिलहाल अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रतिबंधों के डर के कारण भारत के प्रमुख बैंकों के साथ बात करने और कारोबार करने को तैयार नहीं है रूस को लेकर। और जब तक वो नहीं साथ में होंगे, जब तक वो पूरी कड़ी नहीं जुड़ेगी, तब तक के रुपए और रूबल के ट्रेड का पूरा सर्किल पूरा नहीं होगा। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बाकी दुनिया के कई सारे देशों के जो ट्रेडर भी हैं, जो व्यापारी भी हैं, वो भी इस बात के लिए को लेकर सशंकित हैं कि इस व्यवस्था में अगर उनसे ट्रेड रूट होता है तो उनके ऊपर प्रतिबंध का खतरा हो सकता है। ये दूसरी बड़ी वजह है और इसे लेकर सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक की तरफ से कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी जा सकती कि कारोबार करने वाले बैंक पर उन पर कोई प्रतिबंध लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कल ही अपने मनी सेंट्रल में चर्चा की है कि अब जबकि यूरोप की रूस पर तेल और गैस की निर्भरता सीमित हो रही है, तो यूरोपीय देश अब सेकेंडरी सैंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जहां वो उन देशों पर भी और उन देशों की कंपनियों और कारोबारों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं जो रूस के साथ कारोबार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत के बैंक जो दुनिया में काम कर रहे हैं वो किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहते, नहीं तो अचानक उनके दुनिया भर के कारोबार पर असर पड़ेगा और इसलिए ये रुपए और रूबल के ट्रेड की पूरा रास्ता नहीं निकल पा रहा है।
सर एक सवाल, भारत और रूस के बीच जो अभी मौजूदा व्यापार संतुलन है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, ये क्या भूमिका निभा रहा है ये रूपी रूबल ट्रेड में? हाँ, ये दूसरा बड़ा पहलू है जिसके कारण भारत के बैंक्स और खासतौर से प्रमुख बैंक जो आमतौर पर दो देशों के बीच पैसे के लेन देन में या धन के लेन देन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इसमें भागीदारी करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति देखें तो भारत का निर्यात रूस को लगभग खत्म हो चुका है, लगभग शून्य हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी। केवल अभी जो मौजूदा निर्यात है वो $0.4 बिलियन के आसपास है, जबकि काफ़ी बड़ा था। जबकि रूस से इंपोर्ट करीब करीब $10 बिलियन के आसपास पहुंच गया, और इसमें बड़ा आयात का हिस्सा कच्चे तेल और बाकी चीज़ों का है जो प्रतिबंधों के बावजूद आ रहा है। इसमें भी आयात करने वाली प्रमुख कंपनियां भारत की सरकारी तेल कंपनियां हैं। ऐसी स्थिति में भी भारत के निर्यातक बहुत इच्छुक नहीं है इस कारोबार को आगे करने के लिए। भारत जो रुपए में भुगतान करेगा उसे लेकर, या वहां से जो रूबल में भुगतान भारत के पास आएगा उसका इस्तेमाल भी भारत के बैंक कैसे करेंगे इसके बारे में भी उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रूबल के जरिए और दुनिया में तो कहीं पेमेंट हो नहीं सकता। तो उन्हें जो रूबल में भुगतान लेना है एक्सपोर्ट का, जो रुपए में भुगतान देना है यूरोप और रूस के बैंक्स को भी, उसे लेकर भी, उसके इस्तेमाल को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। और इसलिए भी एक बड़ी वजह है कि बैंकों को इस रूपी रूबल ट्रेड में बहुत उत्साह या बहुत संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। चलिए अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। अगर आप उत्तर भारत या मध्य भारत के किसी राज्य से ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आपके शहर में भी बारिश हो रही होगी। ये बारिश का मौसम तो नहीं है। इस बेमौसम बारिश ने आरबीआई की और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी, चिंताएं बढ़ा दी। आखिर क्यों? देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। अक्टूबर की बेमौसम बरसात कंगाली में गीले आटे जैसे हालात पैदा कर रही है। इस साल गेहूं की उपज पहले ही कम है। धान का रकबा घटने की वजह से चावल उत्पादन भी घटने का अनुमान है। और अब जैसे ही धान की कटाई का सीजन आया तो बेमौसम बरसात शुरू हो गई। हालात ऐसे हैं कि खेतों में कटी फसल तैर रही है। कई जगहों पर बरसात इतनी तेज है कि जो फसल कटी नहीं है वो भी ढह चुकी है। इस बेमौसम बरसात की वजह से अब धान की उपज में और कमी की आशंका बढ़ गई है। और यह आशंका किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि देश के आधा दर्जन राज्य भारी बरसात की चपेट में है। मौसम विभाग के आंकड़े देखें तो अक्टूबर के पहले 10 दिन दिल्ली में सामान्य के मुकाबले 8 गुना अधिक बरसात हुई है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है, जिसे मानसून सीजन के दौरान सूखे का सामना करना पड़ा था। इसी तरह अक्टूबर में अब तक हरियाणा में 7 गुना, उत्तराखंड में 6 गुना, राजस्थान में 5 गुना और मध्य प्रदेश में 3 गुना अधिक बरसात हुई है। पूरे देश का औसत देखें तो अक्टूबर के पहले 10 दिनों में सामान्य के मुकाबले 67% अधिक बरसात हुई है। और इन सभी राज्यों में भारी बरसात की वजह से खेतों में खड़ी खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया का कहना है कि बरसात की वजह से खेतों में पक चुकी धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में धान की 1509, मसूरी और सुगंधा किस्मों की उपज में 7 से 8% गिरावट की आशंका है। और हरियाणा में भी 1121 बासमती धान की उपज 1 से 1.5% घट सकती है। लेकिन नुकसान की आशंका सिर्फ खरीफ फसलों को लेकर नहीं है, बरसात की वजह से रबी की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर धीरज सिंह का कहना है कि अक्टूबर में हो रही इस बरसात की वजह से प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में सरसों की खेती 15 दिन पिछड़ सकती है। इस साल देश में गेहूं की उपज पिछले साल के मुकाबले घटी है और चावल का उत्पादन भी पिछले साल से कम अनुमानित है। सरकार के गोदामों में भी अनाज का स्टॉक 5 साल के निचले स्तर पर है और अनाज की महंगाई बढ़ने लगी है। ऐसे में बेमौसम बरसात की वजह से धान और अन्य खरीफ फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रबी की बुआई में देरी होती है तो खाद्य महंगाई की चुनौती और बढ़ जाएगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।
सर, आपको लगता है इस बेमौसम बारिश ने महंगाई के मोर्चे पर अगर देखें तो सरकार की और आरबीआई की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं? हाँ, क्योंकि इस साल बारिश ने और मानसून ने भारत की पूरी खेती को बहुत अजीब तरह से प्रभावित किया। हमने एक दौर देखा जब सूखा था, उसके बाद फिर लेट रेन हुई, और अब तो ये हार्वेस्ट के सीजन की रेन है। और खेती के पुराने अनुभवों में भी शुभम, कटाई के समय, हार्वेस्ट के समय होने वाली बरसात सबसे भयानक और सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इससे लोगों की उम्मीदें भी टूटती हैं, भरोसा भी टूटता है। उत्तर प्रदेश के राइस मिलर्स एसोसिएशन की और राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज के लोगों से जब बात करते हैं तो पता चल रहा है, उनका कहना है 40 से 50% खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई है। कम से कम 3 बड़ी फसलें पूरे उत्तर भारत के इलाके में आलू, पैडी, उड़द और बाजरा जो मोटे अनाज हैं, इन पर इस बेमौसम बरसात का बड़ा असर पड़ा है। अब यहाँ से चुनौती ये शुरू होती है कि ये जो धान निकल कर आएगा, इस धान की क्वालिटी ख़राब होगी, इसे बेचना मंडियों में मुश्किल होगा और इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज़, हमें सब्जियों की कीमत पर इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि इस बेमौसम बारिश के कारण जो खरीफ के सीजन की सब्जियाँ थी, उनकी उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। और यही वो बड़ी चिंता है भारत में। अभी भी तमाम कोशिशों के बाद भी भारत में खाद्य महंगाई, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से बहुत ऊपर है, 7% से ऊपर बनी हुई है खाद्य महंगाई। ओवरऑल महंगाई तो है ही, और उसका असर हमें इस त्योहारी मौसम पर बहुत सारी चीज़ों पर दिखाई देगा। और अगले महीने जब हमारे पास इस मौसम के बाद के मौसम के आंकड़े आएंगे महंगाई के, तब हमें सब्जियों और ख़ासतौर पर अनाजों की कीमत में महंगाई पर इसका असर दिखेगा। कॉर्पोरेट्स के बैंक क्रेडिट पर क्रेडिट डिस्क्लोजर को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने रेटिंग एजेंसियों के लिए नियम सख्त किए हैं। सोमवार को आरबीआई ने रेटिंग एजेंसियों से कहा है कि उन्हें अपनी रेटिंग स्टेटमेंट में कर्ज देने वाले सभी बैंकों के नाम बताने होंगे, और ऐसा नहीं होने पर बैंक प्रोविजनिंग के समय पूंजी आकलन के लिए उन रेटिंग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रेटिंग एजेंसियों के लिए ये नियम 31 मार्च 2023 से लागू हो जाएंगे। सर, क्या नियम है, कैसे काम करेंगे? ये रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण घटना बदलाव है, और इस पर रिजर्व बैंक ने पिछले साल भी बैंकों से कहा था, और जो आदेश जारी किया था वो पालन नहीं हो रहा है। इसे हम ऐसे समझें कि अगर कोई बैंक अपनी पूरी व्यवस्था में जो कर्ज देता है किसी एक कंपनी को या व्यापारी को, उसे और 2-3 कंपनियों ने भी बैंकों ने भी कर्ज दे रखा है, और वो एक रेटिंग प्रोफाइल लेकर आती है, इसको जो रेटिंग एजेंसियां देती हैं, तो उसके आधार पर बैंक उसके डिफॉल्ट होने की संभावनाओं का आकलन अपने कामकाज में करते हैं, और इस हिसाब से वो प्रोविजनिंग भी करते हैं। रिजर्व बैंक का कहना यह है कि बैंक आमतौर पर किसी एक बैंक से मिले कर्ज की रेटिंग के आधार पर पूरा फैसला कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक्स कंपनी है और उस एक्स कंपनी ने 3 जगह से कर्ज ले रखा और रेटिंग एजेंसी ने केवल वाई बैंक के कर्ज की रेटिंग की है, तो बाकी बैंकों से मिलने वाले कर्ज को भी उसी तरह से रेट कर दिया जाता, और इस वजह से बैंकों को ये पता नहीं चलता है कि उस कंपनी की वास्तविक रेटिंग क्या है। तो अब रेटिंग एजेंसियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि किसी कंपनी पर या किसी बारोवर पर जो कर्ज है उसने किस बैंक से ले लिया है, और उसकी अलग अलग रेटिंग करनी होगी। और यहाँ से फिर अब बैंकिंग में कर्ज की रेटिंग की पूरी प्रक्रिया बदलेगी, जो एक बड़ा बदलाव होगा। बाजार में एक तरफ लोन की मांग बढ़ने के आंकड़े आ रहे हैं और दूसरी तरफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी है। बाजार में ऐसे आकलन सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस समय कर्ज लेना या जिसके पहले से कर्ज चल रहे हैं उनके लिए आने वाला समय मुश्किल हो सकता है। सर, क्या नए आकलन हैं और क्या करना चाहिए इस समय कर्जदारों को? शुभ, कर्ज के जो आंकड़े हमारे सामने इस समय आ रहे हैं वो उसमें रिटेल लोन बढ़ने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। संकेत भी मिल रहे हैं कि भारत में कंपनियां और उद्योग इस महंगी दरों पर उतना कर्ज नहीं ले रहे हैं जितना रिटेल लोन ले रहे हैं। अब जबकि ब्याज दरों में लगातार हम रेपो रेट में बड़ी बढ़ोतरी देख चुके हैं, तो उसके बाद जो वास्तविक आकलन स्पष्ट दिख रहे हैं वो भारत के कर्ज प्रोफाइल को और खासतौर से रिटेल कर्ज के प्रोफाइल के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। और ऐसी सिचुएशन में पहले हम समझें कि हमें ये रिपोर्ट क्या बताती है। बैंक बाजार की रिपोर्ट आई जो बताती है कि अगर किसी ने 50 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लिया है और 7% के रेट पर लिया है, और उस पर अब ब्याज दर अगर 8.9% हो गई है, और अगर वो यही रेट बनाए रखता है, यानी अपने टेन्योर में बढ़ोतरी नहीं करता है, तो उसे करीब 14 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा इसके पूरे टर्म के अवधि के तौर पर। और अगर वो अपनी अवधि बढ़ाता है, 184 मंथ बढ़ाता है, तो उसका ब्याज का भुगतान 71 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। यहां से 2 महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं हमें कोविड से पहले के कर्ज बिहेवियर से और कोविड के बाद के कर्ज बिहेवियर से। एक तो भारत में रिटेल लोन का जितना स्पेस है वो कहीं ना कहीं जॉब से एम्प्लॉयमेंट से फिनांस्ड है, यानी मैक्सिमम लोग जिनके पास
कर्ज हैं, चाहे वो मकान के लिए हों, कार के लिए हों, एजुकेशन के लिए हों, पर्सनल लोन के हों, उनके पीछे उनकी नौकरियां हैं या उनको मिलने वाली नियमित इनकम है, उसे देखकर ही बैंक आमतौर पर उनको कर्ज देते हैं। कोविड के लॉकडाउन के दौरान मॉरिटोरियम की शरण में जाने वाले अधिकतम लोग रिटेल लोन वाले लोग थे, जो समय पर अपने कर्ज की किश्त नहीं चुका पाए थे। यहाँ अब चुनौती ये बन रही है कि ब्याज दरों में तो बढ़ोतरी अभी शुरू हुई है, अभी तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कई सारे दौर आने हैं, और जिस तरह से बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हैं उस गति से इनकम बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, और जिंदगी जीने की लागत में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। चूंकि लोग कर्ज ले चुके हैं और उनके मौजूदा कर्जों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो एक रिस्क है बहुत बड़ी संख्या में लोगों के डेट ट्रैप में जाने का या कर्ज में फंसने का। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कर्ज लेकर ना लें, क्योंकि बढ़ते हुए कर्ज में ब्याज के दौर में नया कर्ज लेना नुकसानदेह होता है, और अगर आपके पास अतिरिक्त बचत उपलब्ध है तो अपने कर्ज को कम करने में उसका इस्तेमाल करें, प्रीपेमेंट में उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड आमतौर पर 20 साल में लोगों की जितना अतिरिक्त कर्ज उन्हें देना होगा वो उनकी थोड़े समय में उनकी एक महीने की तनख्वाह का 30% 35% भी हो सकता है, अगर आप उसे पूरे टेन्योर के हिसाब से बांटेंगे। ये एक दबाव है जो रिटेल लेंडिंग के क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है। अंबुजा और एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण करने के बाद अदानी ग्रुप अब सीमेंट सेक्टर की एक और कंपनी जेपी सीमेंट का अधिग्रहण भी कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो अडानी ग्रुप और जेपी सीमेंट के बीच 5,000 करोड़ रुपए में सौदा किए जाने की बात चल रही है। जेपी एसोसिएट ने भी शेयर बाजार को बताया है कि कंपनी ने अपना सीमेंट कारोबार बेचने का फैसला किया। अडानी ग्रुप इससे पहले $10.5 अरब में अंबुजा और एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण कर चुका है। सर, सीमेंट क्षेत्र में इतनी उठापटक क्यों दिख रही है? सीमेंट क्षेत्र में दो तरीके की उठापटक। एक तो हमने देखा कि होलसेम भारत से जा रही थी तो उसने अंबुजा और एसीसी की अपनी हिस्सेदारी बेची, पर दो बड़ी डील अभी हमारे सामने चल रही हैं। एक इंडिया सीमेंट और जेएसडब्ल्यू की डील है, जिसमें इंडिया सीमेंट अपना मध्य प्रदेश का प्लांट जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेचने जा रही है। ये करीब 14 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ वाली कंपनी है, और ये इस डील की संभावना दिख रही 477 करोड़ की डील है। और दूसरी 5,000 करोड़ की डील की चर्चा चल रही है अडानी और जेपी सीमेंट के बीच में। ये उठापटक शुभम सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जितनी सीमेंट कंपनियां अब बिकने के लिए आ रही है, कर्ज में डूबी हुई सीमेंट कंपनियां। इन्होंने पिछले दौर में पिछले 10 साल में बैंकों से कर्ज लिए थे। इंडिया सीमेंट के साथ भी वही स्थिति है, उसे अपने कर्ज का बोझ कम करना, उसे बेचना पड़ रहा है। जेपी सीमेंट के साथ भी यही स्थिति है कि उसे अपने पूरे डेट की डील को रिकंस्ट्रक्ट करना है जो कर्ज उसके पास है, और इसलिए वो अपने सीमेंट प्लांट का एक हिस्सा अडानी को बेचने जा रही है। अब भारत में कर्ज में दबी हुई कंपनियों की तरफ से डिस्ट्रेस सेल की या तेजी से अपनी संपत्तियां बेचने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और उस दृष्टि से सीमेंट क्षेत्र में काफ़ी कंसोलिडेशन या काफ़ी उठापटक आने वाले समय में हमें दिखाई देगी। अमेरिका ने चीन को सेमीकंडक्टर बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। बाइडेन प्रशासन ने पिछले हफ्ते निर्यात कंट्रोल को लेकर कुछ नियम जारी किए, जिसमें चीन को सेमीकंडक्टर उपकरण और टेक्नोलॉजी निर्यात पर रोक का नियम भी शामिल है। इस फैसले के जरिए अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के हाथ में जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका का ये फैसला कारगर होता है तो इससे चीन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह प्रभावित होगी। सर, क्या ये अमेरिका और चीन के बीच नए ट्रेड वार की शुरुआत मानी जाए? अब अमेरिका और चीन के बीच एक नए तरीके का ट्रेड वार शुरू हुआ, और ये ट्रेड वार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में है, जो चीन की सबसे कमजोर नस है। चीन धीमे धीमे ताइवान के असर के बावजूद बाजार में सेमीकंडक्टर के बाजार में तेजी से उभरने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर में निवेश भी बहुत सारा किया है चीन ने, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से 2-3 बड़े फैसले लिए गए, और खासतौर से जो एक्सपोर्ट के नए नियम तय किए गए, उसके कारण बेहद ज़रूरी उपकरणों और तकनीकों का निर्यात चीन को नहीं हो सकेगा। सेमीकंडक्टर का पूरा जो इन्वायरमेंट है शुभम, वो उत्पादक और तकनीकी उत्पादकों के एक बहुत छोटे से सिस्टम के साथ काम करता है। कुछ ही कंपनियां हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाती हैं, जैसे ताइवान की कंपनी है, और कुछ ही कंपनियां दुनिया में ऐसी हैं जो डिज़ाइनिंग और इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करती हैं। जैसे अमेरिका की कंपनी लैम रिसर्च है, KLA है, अप्लाइड मटेरियल्स है। ये जरूरी टूल्स बनाती है, जिन टूल्स के इस्तेमाल से, बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से सेमीकंडक्टर से चिप बनाए जा सकते हैं। इनका एक बड़ा निर्यात चीन को होता था। अब अमेरिका ने ऐसे नए नियम बनाए हैं, जिन नए नियमों के तहत चीन को इन उपकरणों का निर्यात लगभग प्रतिबंधित हो जाएगा, और इसका बड़ा असर चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग पर दिखाई देगा। हमें समझना जरूरी है कि ताइवान के साथ अपने खराब रिश्तों के दौर में चीन
सेमीकंडक्टर की होड़ में ताइवान से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और चीन की कोशिश है कि वो सेमीकंडक्टर की ऐसी कैपेसिटीज़ क्रिएट करे जिससे कि वो दुनिया के बाज़ारों में जो सामान बेच रहा है या जो उत्पाद बेच रहा है उसमें उसके यहाँ बने हुए ही सेमीकंडक्टर लगाए जाए। तो इसलिए अब अमेरिका ने वहाँ उस बिंदु पर दबाव डाला है या उस पॉइंट पर प्रेस किया है जहाँ चीन को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। सर अगला सवाल मेरा चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ा है। कितना हिट आएगा, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में समझ पाए तो कितना हिट आएगा इस फैसले के बाद? चीन की कंपनियां और चीन की सरकार से एसेस करने की कोशिश कर रही और पहली बार हमने देखा कि इस फैसले के बाद चीन की प्रतिक्रिया थोड़ी घबराहट भरी थी। चीन की सरकार ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर चीन की उभरती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का गला घोटने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। हमें याद रखना होगा कि अमेरिका इससे पहले हुआवे पे और SMIC जो चीन की दो कंपनियां हैं, इन्हें किसी तरीके की भी लाइसेंस लेने के लिए और तकनीकों के आयात के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल चुका है। यानी इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब स्पेसिफिक कंपनियों के लिए थी। अब अमेरिका ने अपनी ही कंपनियों के ऊपर ऐसी शर्तें लगा दी हैं जिसके जरिए वो चीन के अपने सप्लायर को सामान का निर्यात नहीं कर सकेंगी और इसका बड़ा असर हमें चीन के स्टॉक मार्केट में और चीन में जो सेमीकंडक्टर उससे जुड़े हुए काम करने वाली कंपनियां उनके शेयर्स पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने सिर्फ यही नहीं कहा, अमेरिका ने यह भी कहा है कि दुनिया के अन्य देशों को भी चीन के साथ अमेरिका के साथ मदद करनी चाहिए ताकि चीन में अवैध रूप से या चीन में नियमों के विरुद्ध सेमीकंडक्टर तकनीकों की सप्लाई न दिखाई दे। चीन की सरकार इसका असर समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका असर हमें बाजार में दोनों तरफ दिखाई दिया। जो अमेरिका के चिप मेकर हैं एनवीडिया और AMD, इनके स्टॉक्स भी बाजार में गिरे क्योंकि इनके कारोबार पर असर पड़ेगा। लेकिन चीन में हुआसोंग सेमीकंडक्टर का मैं शेयर देख रहा हूँ, शंघाई फुडान माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर देख रहा हूँ, चीन की सबसे बड़ी जो चिप मेकर है सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इनके सबके शेयर से हांगकांग के और चीन के स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरे हैं क्योंकि इससे लग रहा है कि चीन को जो मिलने वाली आपूर्ति है तकनीकों और सामान की वो रुक जाएगी। सर क्या ताइवान भी इसमें शामिल होगा पूरी प्रक्रिया में? ये सबसे दिलचस्प चीज़ है, ये सबसे दिलचस्प किस्सा है क्योंकि चीन अपनी सेमीकंडक्टर आपूर्तियों के लिए बहुत सारे कच्चे माल और बहुत सारी आपूर्तियों के लिए ताइवान पर निर्भर है। जैसा कि हमने कहा कि अमेरिका ने फैसला करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संकेत दिया था कि उसे मदद करनी चाहिए, तो ताइवान की तरफ से आधिकारिक रूप से यह बयान आया है। ताइवान जो कि दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी रखता है, ताइवान TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको वहाँ के ताइवान के इकोनॉमी मिनिस्टर ने यह कहा है कि ताइवान की फर्म लॉ अबाइडिंग है, वो कानून का पालन करेंगी और ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस मामले में अमेरिका के साथ है। यानी सेमीकंडक्टर के पूरे सिनेरियो में ताइवान और अमेरिका ये दो बड़े सप्लायर हैं। सेमीकंडक्टर बने हुए सेमीकंडक्टर सप्लाई करने में ताइवान आगे, जिस पर चीन काफ़ी बड़ी निर्भरता रखता है सामानों के लिए और तकनीकों के तौर पर। तो अब धीमे धीमे चिप मार्केट में चीन के तैयारियों को रोकने और उसे घेरने की पेशबंदी की कोशिश शुरू हो गई है क्योंकि ताइवान इस कोशिश में चीन के साथ होगा। इसके अलावा यूरोप की भी कुछ कंपनियां डिज़ाइन और तकनीकें रखती हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका की तरफ से निर्यात प्रतिबंध आने के बाद यूरोप के देश भी चीन को सेमीकंडक्टर बनाने की तकनीकों की आपूर्ति पर सख्ती करेंगे या उस पर प्रतिबंध लगाएंगे और ये चीन की उभरती इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा झटका होगा। और इस तरह अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव सवाल ज़रूर भेजें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो